क्वेश्चन नंबर 181 से आज देखेंगे और इसी के साथ 2017 का जो पेपर है जो 2019 में हुआ था वो खत्म हो जाएगा। सो 181 आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी से है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसिस्टेंसी अनबायसनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द OLS एस्टिमेटर। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो लॉजिक मॉडल भी होता है और एक मेथड होता है मेथड टू फोरकास्ट द बाइनरी रिजल्ट फ्रॉम अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिडिक्टर वेरिएबल्स। सो ये दोनों ही जो बातें हैं रिगार्डिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 है आपका द टाइप्स ऑफ बायसेस दैट कैन अकर ड्यूरिंग सैम्पलिंग आर। तो सैम्पलिंग के टाइम पर कौन से जो बायस है वो अकर हो सकते हैं। ओनली वन, दैट इज सिलेक्शन बायस और अंडर कवरेज बायस, सर्वाइवर बायस। तो इनमें से जो तीनों ही जो बायस हैं वो आ सकते हैं। तो बायस बेसिकली होता है कि आपकी जो कैलकुलेटर और जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है उससे कुछ प्लस माइनस आ रहा हो। तो ये जो तीनों ही बायस हैं वो हो सकते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं प्रतिचयन के दौरान उत्पन्न हो सकने वाली अपनीतियों के प्रकार कौन कौन से हैं। 184 है द सेकेंड गोल ऑफ PCA इज। तो PCA आपका होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सो ये जो टेक्निक है दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो यूज होती है फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सो PCA जो है वो हेल्प करता है टू ओवरकम इश्यूज जैसे ओवरफिटिंग का इशू होता है, इंक्रीज कंप्यूटेशन टाइम होता है। तो ये टेक्निक यूज होती है। तो ये आप डेटा कंप्रेशन बिना देखे आप क्लिक कर देंगे। सो डेटा 185 है previous probabilities in Bayes theorem that are changed with the help of newly available information are classified as। so Bayes प्रमेय की उन पिछली प्रायिकताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो उपलब्ध नई सूचनाओं की मदद से बदल जाती हैं। तो उनको बोलते हैं posterior probabilities, पश्च प्रायिकताएं। 186 है a method in which previously calculated probabilities are revised with new probabilities is classified as just इसका पिछले वाला क्वेश्चन ही था कि उसके स्टेटमेंट में ये लाइन लिखी थी तो वो होती है बेस थ्योरम। 187 है if two regression coefficients are 0.8 and 0.6 the value of coefficient of correlation is। so जो R होता है वो अंडर रूट ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट होता है तो अंडर रूट ऑफ 0.8 इंटू 0.6 तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 0.48। 188 है आपका यूलेस कॉफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से। सो आपको n दिया है, अल्फा दिया है, B दिया है, AB दिया है। द वैल्यू ऑफ बीटा इन 9 स्क्वायर टेबल फॉर यूलेस कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट A एंड B इज। तो यहाँ पर Q वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है जो यूलेस कोएफिशिएंट का है, हमसे बीटा पूछा है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में से, तो उसमें से एक है n इज इक्वल टू A प्लस अल्फा एंड n इज इक्वल टू B प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर n मेरे पास है 1500 और B है 360 प्लस बीटा। सो बीटा आ जाएगा 1500 माइनस 360 तो वो हो जाएगा आपका 1140। 189 है आपका सेम टॉपिक से। तो Q एंड गामा कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एंड कॉलिगेशन। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप फटाफट से ऑप्शन जो 1 है वो क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। सो 190 है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कमोडिटी प्राइस इन 2011 और 2012 दिया है। तो आपसे पूछा है प्राइस इंडेक्स फॉर 2012 टेकिंग 2011 एज बेसिस। तो 2011 को बेस मानकर हमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो प्राइस इंडेक्स जो होती है आपकी होती है प्राइस इन द गिवन ईयर अपॉन
प्राइस इन द बेस ईयर। तो इसका समेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका पीएन, तो ये आएगा आपका 360 और इसका समेशन कर लीजिए, इसे हो जाएगा पी नॉट, ये आएगा आपका 300। ओके, तो ये हो जाएगा इनटू, यहाँ पर 100 रहता है, सो 360 अपॉन 300 इंटू 100, तो 6 5 30, 6 6 36, 5 2 10 एंड 6 दूनी 12, तो 120 इसका आंसर होगा। सो देख लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 एंड 4। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन भी कोई हैवी नहीं थी, तो स्कोरिंग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है बाउलिस मेथड फॉर प्राइस इंडेक्सेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एवरेज रहता है अपॉन 2 रहता है। सो दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच प्राइस इंडेक्स मेथड फॉलो अ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो फिशर्स मेथड जो है वो टाइम रिवर्सल टीआरटी को फॉलो करता है। 193 है आपका इंटरपोलेशन एंड एक्सपोनेंशियल से। सो फ्रॉम अलजेब्रिक इंटरपोलेशन द नंबर फॉर 2012 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल इन इंडिया इज। सो यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा x एंड आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। आपसे 2012 का इंडेक्स नंबर पूछा है, तो आप जनरली यहाँ पर दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक होता है बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड एंड द सेकंड इज न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ईयर है यहाँ पे ईयर लिखेंगे, यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखेंगे। सो ये आपका हो जाएगा x 2011, 2012 का हमें कैलकुलेट करना है 2013 एंड 2014। सो यहाँ पे दिस इज योर x0, x1, x2, x3 एंड x4। दिस विल बी योर y0 जो आपका दिया है 100, 107 दिया है y1 एंड ये हो जाएगा आपका y2 जो हमें कैलकुलेट करना है, 157 हो जाएगा y3 एंड 212 हो जाएगा आपका y4। यहाँ आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा ताकि मल्टीप्लिकेशन का कंफ्यूजन ना हो। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, डेल टू द पावर n जो है इसको जीरो करना होता है। इट मीन्स कि जो y माइनस 1 जो y वाला डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट टेंड्स टू n इज इक्वल टू 0। सो डिपेंडेंट वेरिएबल y और n आपके होते हैं नोन वैल्यू। जैसे हमारी यहाँ पे नोन वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है x0, x1, x3, x4 चार है और चार डिपेंडेंट वैल्यू है 1 2 3 4। जो ये x2 है इसके लिए हमें y2 कैलकुलेट करना है, ये हमें नहीं पता है। तो इसका एक्सपेंशन जो है वो आपको याद करना होगा, तो वो है आपका तो implies that this will be y minus 1 to the power, क्योंकि हमारे पास चार नोन वैल्यूज हैं इक्वल्स टू 0। तो इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है y4 minus 4y3 plus 6y2 minus 4y1 plus y0 equals to 0। now y4 की वैल्यू कितनी है 212 minus 4y3 यानी कि 4 into 157 plus 6y2 minus 4y1 है आपका 107 and y0 है 100 equals to 0। so ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 6y2 is equal to 744। so implies that y2 आपका हो जाएगा 124 आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो 2 है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 194। सो गिव वन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। द वैल्यू ऑफ ये दूसरा मेथड आ गया है यहाँ पर डेल नॉट क्यू, इसका जो है न्यूटन्स एडवांसिंग जो मैंने दूसरा मेथड बताया था। सो फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 22 क्या होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला और इक्वेशन यूज होता है, तो टेबल को आप इस तरीके से लिख लेंगे, x0 x1 जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं, 5 वैल्यू दी हुई है, हमें यहाँ पर ये दिया है 20, यहाँ दिया है 25, दिस इज 30 35 एंड 40। y0 दिया हुआ है आपको 73, दिस इज 198, दिस इज 573, दिस इज 1198 एंड दिस इज 1450 1450। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका डेल नॉट ऑफ 1 हो जाएगा।
तो वो आएगा आपका 125। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी आपकी 375 एंड दिस विल कम 625 और 252। ध्यान रखना है एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पर जो साइन है उसका भी ध्यान रखना है। तो y ऑफ x का जो जनरल फॉर्मूला है मैं वो लिख देती हूँ y नॉट प्लस x ऑफ डेल नॉट 1 प्लस x ऑफ x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल नॉट ऑफ का स्क्वायर प्लस x ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल नॉट ऑफ होल क्यू एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट जब सेकेंड लीडिंग डिफरेंस डेल 2 निकालेंगे तो वो इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो वो आएगा यहाँ पर 250 250 एंड आएगा दिस इज माइनस 573। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेल नॉट ऑफ क्यू, तो उसके लिए हमें एक और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर क्यूब निकालना पड़ेगा। सो दिस इज जो फर्स्ट डिफरेंस होगा 250 माइनस 250 हमारा 0 आया और ये है आएगा हमारा माइनस 623। सो हमें डेल नॉट ऑफ 3 पूछा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 0। सो ऑप्शन 1 जो है वो होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है x एंड y, तो ये आपको इसका ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। सो n टेंड्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है ये मीन होता है, ये वेरिएंस होता है, तो प्रॉपर्टीज के थ्रू करना होगा। तो सिंपल आप मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो x का ये वैल्यू तो 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 में से माइनस 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो -5 आ रहा है आपका दो ऑप्शन में, तो ये और ये तो कैंसिल होगा। तो इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस आल्सो टू फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस का प्रॉपर्टी होता है कि कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता है। सो 9 इंटू 25 और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 इंटू आपका हो जाएगा 36 प्लस 5, सो ये आपका आएगा 806। यहाँ पर 801 है, तो आप ऑप्शन 4 को जो है वो क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 196 है, let x1 x2 xn be a random sample of size n from a distribution with mean and variance। तो लार्ज n अगर सैंपल वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मीन क्या होगा। सो मीन आपका होता है म्यू, वही रहेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो होगा दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। जो वेरिएंस है वो n से डिवाइड हो जाएगा। 197 है, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। सो एक उसका वेरिएबल है, तो ये बिलोंग्स टू एनोवा फॉर वन वे क्लासिफिकेशन। 198 है आपका अगेन अनोवा से। सो टू कंपेयर द मीन लेंथ ऑफ थ्रेड लाइफ ऑफ 4 ब्रांड्स ऑफ टायर, 4 ब्रांड के टायर हैं, उनका लाइफ कैलकुलेट करना है। सो द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फॉर यूजिंग कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। तो ये 4 सैंपल हैं, 4 जो ब्रांड है उनके नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। सो एन जो टोटल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 3 10 और 6 16। एंड ये अलग अलग डेटा सेट देने के बजाय हर ग्रुप का जो भी 4 जो ब्रांड है आपको टोटल दे दिया है। सो ये अलग अलग ग्रुप का टोटल है एंड दिस इज द ओवरऑल टोटल, और ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम्स वैल्यूज है। सो ग्रैंड टोटल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन पूछा है, तो वो होता है आपका जो टोटल एसएस का फॉर्मूला है स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज। नोट्स में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम्स वैल्यूज सो इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज, दैट इज आपको डायरेक्टली दी हुई है 406 माइनस करेक्शन फैक्टर, तो वो होता है आपका टी स्क्वायर अपॉन एन। सो 406 माइनस टी स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन एन है आपका 16, 16 चौका 64, तो 406 में से 4 गए तो 402 आपका आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, if the null hypothesis of ANOVA for one-way classification is not sure, so one-way classification के लिए null hypothesis के लिए ये sure नहीं है EMSA upon EMSE। so MSA है आपका mean sum of square due to factor A और ये है mean sum of square due to error। so वो जो रेशियो है वो किसके इक्वल किसके होगा, तो वो जो रेशियो है दैट विल कम ऑलवेज मोर देन 1, एक से वो ज्यादा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 200 है आपका, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टू ग्रुप्स आर एज फॉलोज। दो ग्रुप आपको दिए हुए हैं, आपसे वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक पूछा है फॉर विल्सन रैंक सम टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ट्रीटमेंट्स यूजिंग रैंडमाइज्ड डिजाइन एंड इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल। थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो इसका विल्सन रैंक सम टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए जो जेड स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं वो आता है आपका आर माइनस म्यू आर अपॉन सिग्मा आर, जहाँ पर जो म्यू आर होता है वो होता है n1 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारा n1 जो है, n1 कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, 1 2 3 4 5 है, और n2 है नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 और 5 11 और 1 12/2, तो ये आ जाएगा आपका 30। और जो सिग्मा आर है वो होता है आपका n1 इंटू n2 n1 प्लस n2 प्लस 1, ये फॉर्मूलेज में आप लिख सकते हैं चाहे तो, अपॉन 12। तो आप वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा आपका √30। आर जो है वो रैंक कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में ऑल्दो टेस्ट स्टैटिस्टिक पूछा है बट जो ऑप्शन में आंसर है वो आर से ही आ रहा है, तो मैं आर कैलकुलेट करके आपको बता रही हूँ। सो रैंक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ये ग्रुप का ग्रुप लिख लीजिए कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर जो भी डेटा है उस डेटा आएगा, देन उसका आपको एक्चुअल रैंक जो आया है प्लस काउंट करके लिखते हैं। तो रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी 2 या 3 या 4 आपको ग्रुप दिए हुए हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चलिए। तो सबसे छोटा डेटा है वो ग्रुप G1 से है, तो वो आएगा 1 1। एंड नेक्स्ट है आपका, फिर यहाँ पे आएगा तो दिस बिलोंग्स टू G1 एंड नेक्स्ट है आपका 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 ये बिलोंग करते हैं G2 से, एंड नेक्स्ट 5 जो आएगा वो भी आपका ये G2 में आ रहा है, 5 5 G2 एंड देन अगेन 5 ये आएगा G1 से 5। ओके, देन उसके बाद आएगा आपका 6 जो है वो G1 से है, देन 7 7 एंड 8 ये आएंगे दोनों G2 से, और ये आएगा G1 से। तो अगर काउंट लिखें तो काउंट आपको सिंपली लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर दो का सेम ही आता है तो ये जो काउंट है उसका हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 1.5, इसका आ जाएगा 1.5, इसका सेम 3 रहेगा, 4 रहेगा, यहाँ पर 3 है तो तीनों का आप जब एवरेज लोगे तो ये आपका आएगा समवेयर अराउंड 6 6 6। तो आप इसको 5.5 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, या फिर यहाँ पर 6 6 6 आएगा। एंड देन आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा 11। तो जब रैंक आप ग्रुप 1 का कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इस केस में जब हम हाइपोथेसिस चेक करते हैं कि जो मीन है वो आपका सैंपल मीन से कम है या ज़्यादा है, तो n1 जो है लेसर सैंपल वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो n1 है वो है आपका 5 और यहाँ पर n2 जो है वो है 6। तो G1 का हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 ये रैंक कैलकुलेट करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस। तो ये 8 और 6 14, 14 और 11 ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 11 एंड प्लस 3, तो ये हो जाएगा 28। तो आई थिंक आपसे यही पूछा गया है, रैंक का उन्होंने आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पे आपका जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म होता है। सो 2019 के पेपर को देखकर घबराना नहीं है, कि परेशान नहीं होना है कि 2015 से काफ़ी अलग है। तो मेरा जो 2015 और 17 वाला जो एनालिसिस वाला जो वीडियो है वो डेफिनेटली आप देख लीजिए। एंड देन उसके बाद आप जो मैंने वहाँ पे बताया है कि कौन जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, ताकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उन्हीं चैप्टर से आएंगे। इजी कैलकुलेशन रहेगी, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। तो अगर कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेड 2017 के जैसा कुछ क्वेश्चंस आए भी और अगर वो आप अटेम्प्ट नहीं भी कर पाए, ऑल्दो सभी जो सब टॉपिक्स हैं मैंने नोट्स में ऐड किए हैं, तो फिर भी आप जितना नोट्स के हिसाब से तैयारी करेंगे तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। ओके, सो अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।